हेलो, आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आपको पता है, महर्षि कणाद और जॉन डेल्टन के समय में लोग मानते थे कि परमाणु यानी एटम अविभाज्य है, मतलब इसे और तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज आज हम ऐसा नहीं मानते। आज हम इस परमाणु को बिल्कुल जूम इन करने वाले हैं और इसके अंदर छिपे हुए उस रहस्यमयी उपपरमाणुविक यानी सब एटॉमिक यूनिवर्स की सैर करेंगे। तैयार हैं आप? तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। जैसे जैसे मेरा कर्सर नीचे जा रहा है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम के अंदर आखिर है क्या, फिर थॉमसन का तरबूज मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट, नील्स बोर की कक्षाएं, और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आखिर में हम समस्थानिक और समभारिक यानी आइसोटोप्स और आइसोबार्स के मजेदार कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर एक परमाणु के अंदर होता क्या है? सर, मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही। मतलब अगर एटम इस यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज नहीं है, तो फिर ये खुद किन चीजों से मिलकर बने हैं? इसके अंदर है क्या? बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए, एक परमाणु मुख्य रूप से 3 कणों या पार्टिकल्स से बना है। अब जरा मेरी स्क्रीन पर जहां मेरा कर्सर है ना, उस चार्ज वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस करते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को, जो कि जैसा नाम से लग रहा है पूरी तरह न्यूट्रल होता है। और एक मजेदार बात बताऊं, एक इलेक्ट्रॉन का वजन ना प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना कम होता है, मतलब बहुत ही हल्का। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। थॉमसन का मशहूर तरबूज मॉडल यानी वाटरमेलन मॉडल। अब जब ये पार्टिकल्स खोजे गए तो इन्हें एटम के अंदर इमेजिन कैसे करें? इसके लिए सबसे पहली कोशिश की जे थॉमसन ने, और उन्होंने उदाहरण दिया एक आम तरबूज का। स्क्रीन पर बाईं ओर देखिए, जहां मेरा कर्सर है। तरबूज का जो ये लाल गूदेदार हिस्सा है ना, ये एक समान पॉजिटिव गोले को दर्शाता है। और अब दाईं ओर देखिए, ये जो काले बीज इस लाल हिस्से में जगह जगह धंसे हुए हैं, ये हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। थॉमसन का सीधा सा मानना था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं, जिससे पूरा एटम न्यूट्रल रहता है। अच्छा सर, एक डाउट है। अगर थॉमसन का ये तरबूज मॉडल इतना ही परफेक्टली बैलेंस्ड था, तो फिर साइंटिस्ट को किसी नए मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब विज्ञान वहीं पर रुक क्यों नहीं गया? क्योंकि विज्ञान कभी रुकता नहीं है। और यही हमें ले जाता है सेक्शन 3 पर, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो हुआ ये कि रदरफोर्ड ने ना सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर यानी गोल्ड फॉइल पर तेज गति वाले पॉजिटिव अल्फा कणों की अक्षरशः बारिश कर दी। अब ऑब्जर्वेशन क्या मिली? पहला, ज्यादातर कण पन्नी के सीधे आर पार निकल गए। दूसरा, कुछ कण हल्के से मुड़ गए। लेकिन अब मेरी स्क्रीन पर कर्सर से हाईलाइट किए गए इस आखिरी पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए। ये बहुत शॉकिंग था। 12,000 में से एक कण सीधा वापस टकराकर लौट आया। बाउंस बैक। इसने ये तो साबित कर दिया कि एटम कोई ठोस तरबूज जैसा गोला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये था कि आखिर वो कण टकराए किस चीज से? रदरफोर्ड ने उस चीज को नाम दिया न्यूक्लियस यानी नाभिक। स्क्रीन पर इस डेफिनेशन को देखिए। न्यूक्लियस एटम के बीचों बीच मौजूद एक बहुत ही छोटा, बहुत घना और पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर है, और एटम का लगभग सारा द्रव्यमान यानी मास यहीं होता है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। न्यूक्लियस इतना छोटा है कि पूरे एटम की त्रिज्या उससे 1,00,000 गुना बड़ी होती है। इसका सीधा सा मतलब समझते हैं आप? एटम का ज्यादातर हिस्सा बस खाली जगह है, एकदम एम्प्टी स्पेस। अरे एक मिनट रुकिए सर। अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो एनर्जी के रूल्स के हिसाब से तो क्या वो अपनी ऊर्जा खोकर आखिर में बीच में ही क्रैश नहीं हो जाएंगे? ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और आपका यह सवाल बहुत ही शानदार तरीके से पॉइंट आउट करता है कि रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे बड़ी कमी क्या थी। इसी क्रैश होने वाली प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आता है हमारा सेक्शन 4, नील्स बोर की कक्षाएं यानी ऑर्बिट्स। तो नील्स बोर ने यह समझाया कि इलेक्ट्रॉन ना कुछ तय फिक्स्ड ऊर्जा कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, इसलिए वो अपनी ऊर्जा नहीं खोते। अब जरा इस टेबल के तीसरे कॉलम पर ध्यान दीजिए, जहां मेरा कर्सर अभी मूव कर रहा है। वहां एक बेहद जरूरी फॉर्मूला है 2n²। इस एक फॉर्मूले से हम सटीक तरीके से पता लगा सकते हैं कि इन फिक्स्ड कक्षाओं में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे पहली कक्षा के में मैक्सिमम 2, दूसरी एल में 8, तीसरी एम में 18 और चौथी एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। है ना सिंपल? अब आते हैं सेक्शन 5 पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी।
अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि K, L, M, N कक्षाएं होती हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इनमें बंटते कैसे हैं? अब मेरी स्क्रीन पर चमकते हुए इस नंबर 8 को देखिए। केमिस्ट्री में ना ये नंबर किसी जादू से कम नहीं है। इसे ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम कहते हैं। असल में हर एक एटम बस ये चाहता है कि उसकी सबसे बाहरी कक्षा में एकदम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, ताकि वो हीलियम या आर्गन जैसी नोबल गैस की तरह पूरी तरह से स्टेबल हो जाए, एकदम चिल हो जाए। और दोस्तों, यहीं से निकल कर आती है वेलेंसी यानी संयोजकता की डेफिनेशन। अपना वो 8 का जादुई नंबर पूरा करने के लिए कोई आइटम जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, लूज करता है या फिर गेन करता है, उस एग्जैक्ट नंबर को हम उसकी वेलेंसी कहते हैं। यहां एक चीज में कंफ्यूज मत होना। भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, लेकिन वैलेंसी वो नंबर है जो 8 का टारगेट पूरा करने के लिए चाहिए। जैसे सोडियम को लीजिए, उसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उसे छोड़कर स्टेबल हो जाता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। वहीं क्लोरीन को 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो 1 ले लेता है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी 1 ही हुई। अब मैं आपको साइंस का एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट बताता हूँ। कर्सर पर ध्यान दीजिए। अगर किसी एटम की बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो एलिमेंट आमतौर पर धातु यानी मेटल होता है। अगर 4 या 5 हैं, तो वो उपधातु यानी मेटलॉइड है। और अगर बाहरी कक्षा में 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो पक्का अधातु यानी नॉन मेटल है। मतलब बस बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखो और पहचान लो। है ना कमाल की ट्रिक? वाओ, ये शॉर्टकट तो सच में बहुत कमाल का है। लेकिन सर, मेरे दिमाग में ना अभी एक और टेक्निकल सवाल आ रहा है। अगर सब कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पर ही डिपेंड करता है, तो क्या एक ही एलिमेंट के हर एक एटम का मास हमेशा एकदम सेम होता है? बहुत ही उम्दा सवाल। और आपका यही सवाल हमें ले जाता है हमारे आज के आखिरी सेक्शन तक। सेक्शन 6, समस्थानिक और संभारिक। आसान भाषा में कहूं तो इन्हें हम एटम की दुनिया के जुड़वां और चचेरे भाई कह सकते हैं। स्क्रीन पर पहले बाई और देखिए, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। इनमें एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स तो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होने की वजह से इनका टोटल मास अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन 12 और कार्बन 14। अब दाई और देखिए, जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं, आइसोबार्स यानी संभारिक। इनका मास तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर पूरी तरह से अलग होते हैं। मतलब ये पूरी तरह से अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑर्गन और कैल्शियम। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का हमारी रियल लाइफ में क्या काम है, तो इन पॉइंट्स को देखिए। यूरेनियम 235 का आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक बेहद ज़रूरी फ्यूल की तरह यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 का यूज़ कैंसर के मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और आयोडीन के आइसोटोप्स का इस्तेमाल घेंगा यानी गॉइटर के इलाज में होता है। तो देखा आपने, विज्ञान सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं है, ये पावर प्लांट्स और हॉस्पिटल्स में हमारी पूरी दुनिया चला रहा है। तो आज के इस शानदार सफर के बाद साइंस के नजरिए से एक बहुत बड़ा, दिमाग घुमा देने वाला सवाल उठता है। अगर इस यूनिवर्स की हर एक चीज, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हों, गहरी नदियां हों या हम और आप खुद हों, सब के सब एटम से बने हैं, और जैसा कि हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखा कि एटम का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, तो फिर ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से इतना सॉलिड, इतना ठोस महसूस कर रहे हैं, वो असल में कितनी ठोस है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। विज्ञान की इस अमेजिंग और रहस्यमयी दुनिया में अपनी क्यूरियोसिटी ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।